हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सैन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। सोमवार 19 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 12 से 16 अगस्त तक का था। ये एक ट्रंकेटेड वीक था जहां पर 15 अगस्त की छुट्टी होने की वजह से इस हफ्ते में 4 ही ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं। गत सप्ताह हमारे एक व्यूअर ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि 15 अगस्त को होने वाली प्रधानमंत्री की स्पीच में से भी मार्केट पर काफी असर होगा। तो आज हम इसी स्पीच को लेकर आए हैं और इसी स्पीच के कुछ हाइलाइट्स हम आपके साथ यहां पर डिस्कस करेंगे, जिससे सेक्टर स्पेसिफिक क्या असर पड़ सकता है। ये हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमारी तरफ से सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। सबसे पहले उनकी स्पीच में जिस सेक्टर का जिक्र किया गया था वो था रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी में सरकार अपना लक्ष्य लेके चल रही है 2030 तक वो 500 गीगावाट को ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करने की क्षमता हासिल करना चाहते हैं। देश को हाइड्रोजन एनर्जी का ग्लोबल हब बनाए जाने पर भी उन्होंने जोर दिया और ऊपर से पेरिस अकॉर्ड का लक्ष्य पूरा करने वाला एकमात्र देश अभी सिर्फ भारत है। रोजगार के भी काफी मौके निकलेंगे इस सेक्टर से। मई 2024 तक ऑलरेडी हमने 150 गीगावाट का उत्पादन का क्षमता को हासिल कर लिया है। इस सेक्टर में अब यहां से 3 गुना बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। जब हम 2030 तक पहुंचेंगे वहां पर हम 500 गीगावाट का बात कर रहे हैं, आज हम 150 गीगावाट हासिल किए हैं। तो उनकी स्पीच से यही समझ में आया कि इस सेक्टर में अभी काफी अपार संभावनाएं हैं। दूसरा, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी बड़ा फोकस सरकार का होगा, इस विषय में भी उन्होंने काफी बातें बताई। ऑलरेडी बजट में इस सेक्टर को लेकर काफी एलोकेशंस पहले ही दिए गए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर में भी उनका काफी अच्छा ध्यान है। सरकार काफी इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर काफी काम भी कर रही है। भारत को ऑर्गेनिक फार्मिंग का हब बनाए जाने पर भी उन्होंने जोर दिया है। इसमें फर्टिलाइजर्स और एग्रोकेमिकल जैसे शहरों में कुछ चमक रह सकती है और जैसे जैसे सेक्टर का विकास होगा टेक्नोलॉजी की भी डिमांड बढ़ सकती है इस सेक्टर में। फिर तीसरा सेक्टर उन्होंने जो सबका प्यारा और दुलारा है, डिफेंस सेक्टर का उन्होंने कवर किया है। देश में डिफेंस उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सकारात्मक पॉलिसीज हैं आज की तारीख में। डिफेंस के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है इस साल। ऑलरेडी हमने Q1 में 78% का ग्रोथ देखा है इस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स में, जो अभी 6,915 करोड़ का एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं इस साल में। गत वर्ष में पूरा 2023-24 का जो साल था उसके अंदर टोटल एक्सपोर्ट्स 20,915 करोड़ का था डिफेंस सेक्टर से। सरकार ने अगले 5 सालों के लिए इसका टारगेट अब बनाया है 50,000 करोड़ का, जो कि यहां से भी 2.5 गुना और बढ़त देखी जा सकती है। तो इस क्षेत्र में भी काफी सारी संभावनाएं आपको मिल सकती है। डिफेंस के लिए काफी सारी कंपनीज को एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर मिले हुए हैं। यहां पर बता दें, यहां पर बहुत लंबे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स होते हैं, काफी लाइन होता है और उनको पूरा करने में काफी लंबा समय भी लगता है। लोकल मार्केट्स में भी मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के कई सारे ऑर्डर्स डिफेंस कंपनीज को अभी मिल रहे हैं। तो इन कंपनीज के पास एक्सपोर्ट और इंटरनल ऑर्डर्स काफी हैं। एक प्रॉब्लम जो है वो इनके वैल्यूएशंस थोड़े बढ़े हुए हैं, तो इस विषय को ध्यान में रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी के लिए भी उन्होंने कहा है कि भारत इस सेक्टर में बहुत काम कर रहा है और एक बहुत बड़ा प्लेयर भी है। इस सेक्टर के लिए सबसे बड़ा मार्केट जो है वो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पर है, जो हमारे लोकल कंपनीज के सबसे बड़े क्लाइंट लिस्ट में आती हैं।
प्रधानमंत्री ने बताया कि टेक्नोलॉजी में अब नए सेक्टर्स का विकास करने के लिए जोर दिया जाएगा, जिसमें गेमिंग, गेम्स डेवलपमेंट, एनिमेशन, आईटी, एआई, इन सब में बहुत मौके हैं जिन्हें सरकार अब प्रमोट करना चाहती है। इन सेक्टर्स में से देश को काफी तेजी में से आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सेक्टरों में काफी मौके भी मिलेंगे हमारे लोकल इंडस्ट्रीज के लिए। प्रधानमंत्री ने देश में डिजाइन को और डेवलप करने के ऊपर भी जोर दिया है। उन्होंने बताया कि अब भारत के स्टैंडर्ड को और बढ़ाना होगा डिजाइन के उपलक्ष्य में। भारतीय स्टैंडर्ड के लेवल को इतना ऊंचा बनाने की वो बात कर रहे हैं जिससे वर्ल्ड क्लास जो कंपनीज है वो भारत के स्टैंडर्ड को अपनाने लग जाए। इस तरीके के स्टैंडर्ड्स को हमें अब प्रमोट करना है। फिर उनकी स्पीच में आगे एजुकेशन सेक्टर पर भी काफी बड़ा फोकस नजर आ रहा था, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि नई पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी से वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स बनाने की मंशा है सरकार की। अगले 5 सालों में वो 75,000 नई मेडिकल की सीट्स और ऐड करना चाहते हैं। एजुकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड काफी कम स्टॉक्स है लिस्टेड अभी मार्केट में, लेकिन इनके अलाइड जो एक्टिविटीज है उनके स्टॉक्स है, जैसे स्टेशनरी प्रोडक्ट से रिलेटेड काफी कुछ कंपनीज है स्टॉक मार्केट में अभी। अगला सेक्टर जो था वो था सेमीकंडक्टर का, जो अभी आज के तारीख में एकदम बड़ा फ्लेवर बना हुआ है मार्केट में। सेमीकंडक्टर के उत्पादन में लीडरशिप की बात भी कही है उन्होंने। ये बात वो घड़ी घड़ी दोहरा भी रहे हैं हर अपने भाषण में। अभी सेक्टर में काफी बड़ी डिमांड है पूरे विश्व में। आज के तारीख में अगर देखा जाए तो ताइवान इस सेक्टर का सबसे बड़ा बादशाह है। ताइवान सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, लीडर है। अब सरकार चाहती है कि भारत इस सेक्टर में अब लीडरशिप की पोजीशन हासिल कर ले। सरकार ने ऑलरेडी 3 बड़े सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को परमिशन दी है, 2 गुजरात में और 1 आसाम में। अगला जो सेक्टर है जो इससे रिलेटेड है वो है 5G का। 5G के बाद अब 6G के रोल आउट पर भी भारत काफी तेजी से काम कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ये इंडिजीनियस है, ये भारत में ही बन रहा है ये पूरा का पूरा 5G रोल आउट, जिसमें भी सेमीकंडक्टर की काफी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। ऑटो सेक्टर में भी अब आपको पता ही है कि सेमीकंडक्टर की काफी डिमांड रहती है। 2 वर्ष पहले जब सेमीकंडक्टर का शॉर्टफॉल हुआ था तब ऑटो सेक्टर को काफी इससे उलझन हुई थी। अब राज्य सरकारों के लिए भी उन्होंने एक नया ये दिया है। राज्य सरकारों को विदेशी निवेश और इन्वेस्टरों को बढ़ावा देने के लिए काफी नई और अच्छी पॉलिसीज और गवर्नेंस और कानून बनाने चाहिए, इस बात पर उन्होंने जोर दिया है। वो देश में विदेशों का निवेश लाने के लिए काफी उत्सुक है, जिससे कि एफआईआई और एफडीआई का इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़े। इससे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनीज, स्टॉक मार्केट के ऑपरेटर्स, म्यूचुअल फंड हाउसेज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को भी एक बूस्टर मिल सकता है। यहां पर जिस भी सेक्टर के बारे में हमने बातचीत की है वो हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक हमने प्रधानमंत्री के भाषण का विश्लेषण किया है। अब चलिए यहां पर कुछ एफआईआईज की बातें कर लेते हैं। एफआईआईज ने इस महीने में अभी तक 28,976 करोड़ की नेट सेलिंग की है। अभी तो हम 15 अगस्त अभी सिर्फ गया ही है, यानी 15-16 दिन ही हुए हैं और ऑलरेडी इन्होंने करीब करीब 29,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। इस हफ्ते की अगर नेट सेलिंग देखी जाए तो वो 8,616 करोड़ की है, जिसमें से शुक्रवार को तो उन्होंने 766 करोड़ की बाइंग की है और एक दिन छुट्टी भी था, यानी 3 सत्रों में उन्होंने करीब करीब 9,382 करोड़ यानी 9,500 करोड़ की नेट सेलिंग की है। अब यहां पर अपने कुछ दूसरे एसेट क्लासेस की भी बात कर लेते हैं। गोल्ड का भाव शुक्रवार को 71,400 के आसपास ट्रेड कर रहा था। गत सप्ताह में के मुकाबले इस सप्ताह इस कमोडिटी में करीब करीब 1,550 रुपए की तेजी आई है। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का भाव $2,457 के आसपास देखा गया था। इसमें भी करीब करीब $32 से $34 की तेजी देखी गई है गत सप्ताह के मुकाबले।
कच्चा तेल अभी भी वही रेंज में चल रहा है, $77-78 के आसपास। 2 सप्ताह में इसमें 10% की गिरावट देखी गई थी। बिटकॉइन शुक्रवार के क्लोजिंग के समय $59,700 के आसपास चल रहा था। इसमें इस सप्ताह में नीचे में करीब करीब $57,000 के भी नीचे के लेवल देखे गए थे। रुपया इस समय 83.87 के डॉलर के अगेंस्ट में काम कर रहा है। गत सप्ताह से इसमें अभी 11 पैसे की गिरावट देखी गई है। अब यहां पर हम कुछ निफ्टी की भी बातें कर लेते हैं। निफ्टी 173 अंक बढ़कर 24,541 पर बंद हुआ है, यानी 24,541 पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 50,516 यानी 50,516 पर महज 32 अंक पॉजिटिव होकर बंद हुआ है। सेंसेक्स 80,436 यानी 80,436 पे 730 अंक बढ़कर बंद हुआ है। यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी आईटी छलांग लगाकर 4.7% बढ़ गया है इस सप्ताह में। यहां बता दें कि निफ्टी ने 2 हफ्तों में जितनी गिरावट की थी वो पूरी की पूरी गिरावट को एक साथ में कवर कर लिया है इस सप्ताह में। निफ्टी ऑटो भी करीब करीब 1% और निफ्टी 0.7% तक बढ़कर बंद हुए हरे निशान में इस सप्ताह में। अब यहां पर कुछ घटने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी फार्मा और निफ्टी मेटल ये दोनों ही करीब करीब 0.5% के फॉल के साथ लाल निशान में बंद हुए हैं। यहां पर अब कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है आइनॉक्स विंड, जो कि करीब करीब 22.5% तक बढ़ गया है इस सप्ताह में। उसके बाद केन्स टेक्नोलॉजी, ये भी करीब करीब 19% बढ़ा है। फिर है त्रिवेणी टर्बाइन्स, पीबी फिनटेक, ईपीएल लिमिटेड, उनो मिंडा, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज 197, रेल विकास, आरवीएनएल। ये सारे के सारे शेयर करीब करीब 10 से 16% की तेजी के साथ बंद हुए हैं इस सप्ताह में। अब कुछ यहां पर घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और अग्रणी नाम है आरती इंडस्ट्रीज। ये इकलौता शेयर है जो करीब करीब 20% घट गया है इस सप्ताह में। जिसके बाद है हिंदुस्तान जिंक, गोदावरी पावर, सन टीवी नेटवर्क, अवंती फीड्स, जुबिलेंट इनग्रेवा, जाइडस लाइफ साइंस, महिंद्रा हॉलिडेज, भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बीईएमएल, केफिन टेक्नोलॉजीज, केएनआर, एस्ट्रा लिमिटेड। ये सारे के सारे शेयर करीब करीब 7 से 12% तक घटे हैं इस सप्ताह में। अब यहां पर कुछ अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं, जो 19 से 23 अगस्त तक का है। मार्केट ने शुक्रवार को अपने ऊपरी छोर पर जाके बंद किया है। ये पूरे सप्ताह के एकदम हाई पे जाके बंद हुआ है। तो अगर अंतरराष्ट्रीय क्यूज हमारे मार्केट के लिए अगर पॉजिटिव रहते हैं तो मार्केट एक अच्छा पॉजिटिव ओपनिंग दे सकता है। शुक्रवार को ग्लोबल मार्केट से कुछ बढ़िया संकेत होने की वजह से हमारे मार्केट्स के लिए काफी बढ़िया और पॉजिटिव मूड माहौल थे। गुरुवार को हमारे मार्केट्स में तो छुट्टी थी, लेकिन वर्ल्ड मार्केट्स चालू थे और वहां पर एक रैली देखने को मिल रही थी। नैस्डैक और डाउ जोन्स 3 दिनों की अच्छी तेजी के साथ बंद हुए थे। डाउ जोन्स में तो इनफैक्ट 1200 अंकों की बढ़त भी देखी गई थी 3 दिनों में। एशियन मार्केट्स में भी एक अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ था, जो इसी का नतीजा था कि हमारे मार्केट्स भी एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ खुले हैं। 190 अंक के गैप अप ओपनिंग के साथ शुक्रवार को मार्केट्स ओपन हुए और उसके बाद कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, लेकिन 12 बजे के बाद मार्केट ने वन वे ट्रैक पकड़ते हुए जो तेजी की है उसमें सारे अपने लेवल्स तोड़ते चला गया मार्केट। निफ्टी 397 यानी 397 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी 779 यानी 789 पॉइंट्स, सेंसेक्स 1330 पॉइंट यानी 1330 पॉइंट्स की छलांग लगाकर बंद हुआ है शुक्रवार के सेशन में। निफ्टी 24,400 को कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर पा रहा था, काफी सत्रों से हम देख रहे थे, लेकिन शुक्रवार को ये रेंज तोड़कर और इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग देने से निफ्टी को एक तरह से इसमें रिवर्सल माना जा रहा है कि ये अब कुछ तेजी के संकेत दे रहा है। अब ये तेजी की मेन वजह रही कुछ वजहों में से पहली वजह जो है वो अमेरिका में आने वाली मंदी की आहट जो थी
उसका डर अब खत्म होने लगा है, जिसकी वजह से ये एक रैली को एक नए आयाम मिले हैं। वहां पर जो सरकारी आंकड़े भी जो आ रहे हैं वो काफी बेहतर है अनुमान से। पहले उनका जो थोक महंगाई का जो आंकड़ा है जारी हुआ है उसमें अच्छी कमी देखी गई है। अब जो सीपीआई के महंगाई के आंकड़े आए हैं उसमें भी कमी देखने में मिल रही है। अमेरिका में सीपीआई महंगाई की दर अब 2.9% पे आई है, जो 3% के नीचे मार्च 2021 के बाद आई है। यानी करीब करीब 3.25 साल के बाद में हम वहां पर सीपीआई महंगाई के जो आंकड़े हैं वो 3% के नीचे हैं, जो कि वहां के कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। रिटेल सेल्स के भी आंकड़े अनुमान से बेहतर आए हैं। ये सितंबर की पॉलिसी से पहले जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वो काफी पॉजिटिव है। वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार रेट कट आ जाए सितंबर महीने की पॉलिसी में। ग्लोबल मार्केट्स इसी चीज को लेकर काफी उत्साहित है और वहां पर तेजी का एक माहौल बना हुआ है। कुछ चुनिंदा शेयरों में एक अच्छी चाल बनी हुई है, जिसमें हमने ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों को शुक्रवार को फिर से 20% के सर्किट पर देखा। कंपनी ने ई बाइक्स का ऐलान कर दिया है। कंपनी के रिजल्ट्स तो कुछ खास ठीक नहीं थे, लेकिन आगे आने वाले आउटलुक को कंपनी ने काफी बेटर बताने की वजह से ये शेयर में एक पॉजिटिव चाल देखी गई है। सीडीएसएल में भी 24 अगस्त को 1:1 बोनस की आखिरी तारीख घोषित होने के बाद से इसमें भी एक तेजी का माहौल देखने को मिला है। महिंद्रा महिंद्रा ने भी एक उनका थार का नया वर्जन लॉन्च करने की जो बात कही है, उसके बाद इसमें भी एक तेजी का माहौल देखने को मिला था। अब आगे क्या होगा? निफ्टी ने 8 सत्रों की अपनी रेंज को जो पकड़ा हुआ था उसमें अब ब्रेकआउट आ गया है। निफ्टी ने अपने 20 दिनों की औसत यानी 24,300 24,369 टू बी प्रिसाइज के ऊपर मार्केट आ गया है। निफ्टी अपने पिछले हफ्ते के हाई यानी 24,419 यानी 24,419 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया है। निफ्टी में अब 24,500, 24,400, 24,300 के लेवल पर पुट राइटिंग हो रखी है। अगले हफ्ते अमेरिका में एफओएमसी की उनकी पिछली बैठक के मिनट्स जारी होंगे। अगले हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है अमेरिका में, क्योंकि वहां पर काफी प्रख्यात जैक्सन होल सिंपोजियम में जेरोम पावेल की स्पीच होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें होने वाली है, क्योंकि ये अब सितंबर पॉलिसी के पहले अब वो क्या स्टेटमेंट्स देते हैं उसी से अंदाजा लगाया जाएगा कि वो सितंबर में क्या करने वाले हैं। इसको लोग काफी बारीकी से ट्रैक करने वाले हैं। अगले हफ्ते यहां पर भारत में भी आरबीआई की एमपीसी बैठक की मिनट्स जारी होने वाले हैं। इन सब इवेंट्स पर मार्केट्स एकदम टकटकी लगाकर देखने वाला है, एकदम बारीकी से नजर रखने वाला है। अमेरिका और अमेरिका में भी एफओएमसी के अधिकारियों, काफी सारे वहां के अधिकारी इस आने वाले सप्ताह में वहां पर स्टेटमेंट्स देने वाले हैं, जिससे कि एक मूड माहौल बनता हुआ नजर आएगा रेट कट के लिए। तो इस हिसाब से अगला आने वाला हफ्ता इवेंट्स के हिसाब से काफी अहम होने वाला है और इंटरेस्ट रेट के जो फ्यूचर है उसके ऊपर में डिसीजन आने वाला है। अभी के लिए मार्केट में 24,650 का जो एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक काम कर सकता है, क्योंकि 24,650 से ही मार्केट में जो डाउनफॉल आया था तो वो अब एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। वैसे ही नीचे में 24,300 मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है अभी के लिए। तो दादा, ये हमारी ओर से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि टेक्निकली आपको क्या लग रहा है मार्केट। ओवर टू यू दादा। शुरू कर रहा हूं आज का टेक्निकल विश्लेषण। बाजार बंद हुआ है 16/8 को और उसके बाद से नेक्स्ट जो वीक रहेगा 19 से लेके 23 अगस्त 2024। मेरा बाईं तरफ है वीकली निफ्टी स्पॉट, बीच में डेली निफ्टी, उसके बाद फिर बैंक निफ्टी स्पॉट जो कि वीकली चार्ट है, एकदम दाईं तरफ है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। तो पहले वीकली निफ्टी से शुरू करता हूं। वीकली निफ्टी फाइनली मेंटेन तो कर रहा है, लेकिन 9 एक्सपोनेंशियल वीकली के ऊपर मेंटेन करना और मोमेंटम क्रिएट करके ऊपर जाना, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन तो है। बट बीच में जो गैप है ये एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि जिसका वैल्यू है अभी 24,686।
तो मेरे हिसाब से ये गैप को देखना चाहिए, क्या ये गैप क्लोज होता है कि नहीं होता है। अगर ये गैप क्लोज होता है तो काफी सारा पॉजिटिव चीज उभर के आ सकता है, क्योंकि दिस इज द सेकेंड वीक रनिंग आफ्टर दिस टाइप ऑफ राइज हो रहा था। एमएसीडी का जो स्लोप है, जो मैं देखता हूँ ज्यादा तरफ से, ये स्लोप सेकेंड वीक कंजिक्यूटिवली नीचे की तरफ आया। तो नेक्स्ट वीक वाइटल वीक है और पूरा 5 ट्रेडिंग सेशन हम लोग को मिलेगा। तो इसके लिए मैं ये हफ्ता थोड़ा कॉशस रहूंगा कि बाजार ऊपर से फिर से सेल ऑफ के चांसेस है, या नीचे में फिर से कंसोलिडेट करके बाजार नीचे की तरफ जाने का कोशिश करेंगे। वीकली चार्ट इज कंसर्न पॉजिटिव क्लोजिंग, और दो कैंडल मिला के ये जो पैटर्न बना है, दो कैंडल मिला के ये एक पॉजिटिव साइन बोल सकते हैं। डेली चार्ट इज कंसर्न, यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज डेवलप हुआ है। एक तो मैं जो देखता हूँ कंसेक्यूटिव 13 डीएमए का जो वैल्यू था लोएस्ट लो का, वो तोड़ा नहीं और वो कंडीशन ब्रेक हुआ। कैसे ब्रेक हुआ? 13 डीएमए के ऊपर रिक्लेम करना लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग। बीच में ये दो गैप है, डेली गैप, डेली चार्ट में। लेकिन ये गैप को क्लोज करना, वो तो एक रेजिस्टेंस का जगह है। ऑलवेज हम लोग गैप के नीचे है, दैट मीन्स गैप का जो लोएस्ट पॉइंट है वो बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया। दैट मीन्स 24,686 एंड दिस वन 24,956। ये ऑब्वियसली गैप जो लोग जानते हैं, गैप का थ्योरी जो लोग जानते हैं, एक कॉमन थ्योरी है। बट उसके ऊपर भी, जैसे कि 13 डीएमए के ऊपर फर्स्ट टाइम क्लोजिंग हुआ, उसके ऊपर भी दो जगह हमको सबसे गौर करना चाहिए। वो है 24,650, 24,625, 24,625, ये एक एरिया है। एंड देयर आफ्टर 24,798, राउंड नंबर 24,800। क्या ये दोनों रेजिस्टेंस जो है उसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है? ये देखना चाहिए। सॉरी, खास करके आरएसआई जिस हिसाब से डेली चार्ट में एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जाने का मोमेंटम दिखा रहा है, बट स्टिल 60 के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके ऊपर थोड़ा डिपेंड तो करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई थोड़ा रुक रुक के हम लोग को ये चार्ट, डेली चार्ट को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। तो नेक्स्ट 2 डेज, 2 ट्रेडिंग सेशन इज वेरी वेरी वाइटल फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी, जहां पर वीकली बैंक निफ्टी का सवाल है, जो रेड लाइन में है, ये 9 एक्सपोनेंशियल है। ऑब्वियसली निफ्टी 9 एक्सपोनेंशियल को तोड़ा नहीं, बैंक निफ्टी तोड़ के 2 दिन, 2 हफ्ता हो चुका है बंद हुआ। लेकिन ये जो गोल मार्क किया हूं, ऑलमोस्ट हॉर्न बैटम, मैंने एक साथ हर 2 वीक का बॉटम ऑलमोस्ट एक ही जगह में हुआ है। थोड़ा सा टॉप बीट किया है, बट क्लोजिंग इज कंसर्न वेरी इंटरेस्टिंग है। तो ये भी एक ऐसा पैटर्न बना के रखा है। मैं ऊपर से एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं। तो बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए 2-3 जगह, खास करके अगर थोड़ा सा एक्सपैंड करके दिखाऊं तो ये ट्रेंड लाइन का जो वैल्यू है, ये ट्रेंड लाइन का वैल्यू मोटा मोटी आप लोग देख सकते हैं, रफली अराउंड 51,400, और 9 एक्सपोनेंशियल, इसके ऊपर जाना। तो कहीं अगर गैप, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, ये सब मिला जुला के अगर देखा जाए, कहीं अगर 51,400 के ऊपर क्लोजिंग होता है बैंक निफ्टी स्पॉट, तो तीनों जो कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस में जो तीनों वेट ऑफ एविडेंस हम लोग देख रहे हैं, एक तो गैप है, जो गैप क्लोजिंग होगा वीकली, मूविंग एवरेज 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोजिंग होगा, और ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग होगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? तब जाके ये एमएसीडी का जो स्लोप है, जो स्टिल इंडिकेट कर रहा है डाउन ट्रेंड की तरफ, वो क्लोज हो सकता है, माने मोमेंटम चेंज हो सकता है। बट टुडेज डेट इज कंसर्न, क्लोजिंग इज कंसर्न, हम लोग अभी भी अ, खराब सिचुएशन के उभर के अभी तक आया नहीं, लेकिन पॉजिटिव ठीक ठाक। बट निफ्टी का क्लोजिंग वीकली जो बढ़िया है, बैंक निफ्टी उतना बढ़िया नहीं है। मैं यहाँ पर दो गोल मार्क किया हूं, यहाँ पर भी 13 डीएमए को टच करके नीचे आया, 13 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए। कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग चाहिए, जो किया। उसके बाद गैप है, जो गैप आप लोग पहले देखे हैं। बैंक निफ्टी का जो आरएसआई का अवस्थान है और आरएसआई का सिचुएशन है, मैं दो मार्क किया हूँ, रेड और ग्रीन, ब्लू मार्क करके।
दैट मीन्स RSI क्रिएट अ न्यू हाई इन 14 डेज RSI, बट प्राइस अभी तक नया हाई नहीं बनाया, जो कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। और यहाँ पर भी नया लो बनाया प्राइस, RSI नया लो नहीं बनाया। तो लिटिल बिट कंसर्न ये डाइवर्जेंस, बट ये डाइवर्जेंस को पॉजिटिव में चेंज होना, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। तो दैट्स वाई एनी क्लोजिंग अबव 50,600 कंजिक्यूटिव 3 क्लोजिंग, बैंक निफ्टी के पास एक रिवर्सल का इंगित हो सकता है, या इंडिकेशन आप लोग बोल सकते हैं। तो ये मेरे तरफ से एक विश्लेषण है। अब बाकी जो चीज है वो डे बाय डे जैसे प्रोग्रेस होता है उसके हिसाब से हम लोग को देखना चाहिए। आप लोग घर पे ऐसा चार्ट स्टडी कर सकते हैं। चलिए, आप लोग का ने मेरा हम लोग का नेक्स्ट जो सेगमेंट है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, बट गौर कीजिएगा, मैं स्पेसिफिकली निफ्टी का दो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेवल डेली चार्ट के हिसाब से हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो काफी सारा इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोग को मिल गया। नाउ देखते हैं बाजार कैसे रिएक्ट करता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में आप कुछ स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों चार्ट के ऊपर विश्लेषण करेंगे वो है सिंक्लियर होटल, जो कि NSE में छोटा सा डेटा है, पैनेसिया बायोटेक एंड शिवालिक बायोमेटेलिक। अ, मैं जो डिफरेंट अप्रोच किया हूं उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं। ये जो स्टॉक है सिंक्लियर होटल, देखा जाए तो कंप्लीट डाउन ट्रेंड है। दिस इज डेली चार्ट। अब जिस क्लोजिंग आया है वो फर्स्ट टाइम इतना डाउन ट्रेंड के बाद, यहां से जो डाउन ट्रेंड चल रहा था जुलाई मिड से, आखिरकार आके एक 21 DMA के ऊपर फर्स्ट क्लोजिंग दिया है, जो कि 106 के ऊपर। पॉइंट टू बी नोटेड, ये है 65 डेज RSI। 40 के ऊपर नीचे से जाके 40 के ऊपर मेंटेन करना, और 14 डेज RSI हायर हाई फॉर्मेशन इस जोन का। तो ये डेली चार्ट है, वीकली में उतना डेटा है नहीं। दैट्स वाई इस स्टॉक के ऊपर मेरा नजर रहेगा। मैं टेक्निकली स्पीकिंग, इसके इसके अंदर जो फंडामेंटल्स है वो हमको मालूम नहीं है, आप लोग काइंडली चेक कर लीजिएगा। तो इसका क्या प्रोग्रेस होता है खास करके नेक्स्ट 2 डेज, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट क्लोजिंग अबाउट 21, और दो क्लोजिंग चाहिए। पैनासिया बायोटेक काफी पुराना स्टॉक है, ये वीकली चार्ट फॉर्मेशन है। ये जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, ये भी एक अप्रोच जो था, पहले एक डीप ओवरसोल्ड में था, कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद प्राइस एक्शन एक अच्छा क्लोजिंग लेके आया है। बट 1326 इज कंसर्न अभी तक क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। दिस इज वीकली MACD। इंटरेस्टिंग पार्ट, वीकली स्टोकेस्टिक्स एंड RSI प्राइस के साथ वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, पैनासिया बायोटेक। तो ये भी एक स्टॉक है जो हम मेरा रिडार लिस्ट में रहेगा, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर भी एक डिफरेंट अप्रोच किया हूँ। थोड़ा सा हट के ये स्टॉक फार्मा का स्टॉक है, शिवालिक बायोमेट्रिक। इस स्टॉक के अंदर मैं ज्यादा कुछ नहीं किया हूं, बट दिस इज द 200 DMA। जितने बार इसको तोड़ने का कोशिश किया, थोड़ा सा तोड़ता है फिर पुल बैक होता है। अब लास्ट डेली चार्ट के अंदर जिस हिसाब से क्लोजिंग आया, ये थोड़ा सा देखने लायक है। और खास करके देखा जाए RSI इज कंसर्न, इसका भी मोमेंटम थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये डेली चार्ट है, बट इसको अगर हम लोग वीकली में कन्वर्ट करते हैं
तब जाके आप लोग को समझ में आएगा कि किस हद तक ये सपोर्ट जोन सिंस 2023 जून से लेके अभी तक 2024 जून, ये जोन को कभी तोड़ के बंद नहीं हुआ है। ये जोन कौन सा है? नीचे 500, यहाँ पर 460 और 460। तो 460 एक करीब करीब डबल बॉटम एरिया। दैट मीन्स 460 से 500 के बीच में काफी हद तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हम लोग को दिख रहा है लास्ट 1 ईयर से। वीकली चार्ट जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, होपफुली आप लोग कैंडलस्टिक्स जो लोग स्टडी करते हैं वो लोग को समझ में आई गया। तो इस स्टॉक के ऊपर मेरा थोड़ा नजर बना रहेगा, बट दिस इज एब्सोल्युटली एडुकेशनल पर्पस। मैं इसलिए दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि हर वीक के जैसे ये वीक में भी थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच किया हूं। वो अप्रोच बाकी बहुत सारा स्टॉक में आप लोग को मिल सकता है। वीकली चार्ट हो, डेली चार्ट हो, कैसे वो रिएक्ट होता है, उसके लिए ये एक्सपीरियंस करना मेरे हिसाब से थोड़ा जायज है। देखते हैं नेक्स्ट वीक का मूवमेंट कैसे होता है। खाली नेक्स्ट, दिस इज नॉट फॉर द नेक्स्ट वीक से मूवमेंट कैसे कैसे ये लोग को होता है, ये गौर करना चाहिए। स्पेसिफिकली नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये था मेरे तरफ से तीनों स्टॉक का विश्लेषण। सिंक्लियर होटल, पैनासिया बायोटेक एंड सिबालिक बायोमेटालिक। चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातचीत करते हैं, व्यू शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।